प्रिय छात्रों, गत व्याख्यान में मैंने बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के एक विशेष व्याख्यान पर चर्चा की थी। व्याख्यान का नाम था कुषाण वंश का परिचय और उसका प्रारंभिक इतिहास। अब मैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। आज मेरा कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों पर व्याख्यान है। कृपया ध्यान से सुनें। कनिष्क विम कदफिसस का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, जो कुषाण शासकों में सबसे प्रतापी एवं महान राजा था। इसके राज्यारोहण की तिथि के बारे में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान 78 ईस्वी निर्धारित करते हैं। प्लीट और कैनेडी इसका समय 58 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन अब यह मत मान्य नहीं है। मार्शल और स्मिथ 125 ईस्वी, लेकिन यह मत भी मान्य नहीं है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने इसे 248 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले त्रैकूटक कलचुरी चेदी संवत का प्रवर्तक माना है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने कनिष्क का काल 78 ईस्वी से 101 ईस्वी के मध्य मानकर उसे 78 ईस्वी के प्रारंभ में होने वाले शक संवत का प्रवर्तक माना है। टॉमस रैप्सन, आर.डी. बनर्जी आदि विद्वान इस मत के मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं। अब मैं कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों के बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ। इसकी उपलब्धियों को दो भागों में बांटा गया है, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इसकी राजनीतिक उपलब्धियों में इसकी विजय व साम्राज्य विस्तार और इसके शासन प्रबंध के बारे में चर्चा की जाएगी। जहाँ तक कनिष्क की विजयों का प्रश्न है, सर्वप्रथम कनिष्क ने पार्थिया से युद्ध कर बैक्ट्रिया से भारत, मध्य एशिया एवं चीन की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित किया। युद्ध के कारण थे पार्थियनों के एरियाना प्रदेश पर कुषाणों का आधिपत्य एवं बैक्ट्रिया जैसे व्यापारिक केंद्र पर पार्थियनों के अधिकार का प्रयास। इसका प्रमाण चीनी साहित्य में मिलता है। चीन से युद्ध का कारण था सीमा संबंधी झगड़ा, अर्थात उसने चीन से भी युद्ध किया। हान वंशीय शासक का सेनापति पान चाओ, जिसने चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार कर कनिष्क के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। इस चीनी तुर्किस्तान में खोतान, कूचा, कासगर एवं कारा शहर के इलाके थे। अतः कनिष्क ने चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने व चीनी राजकुमारी से शादी की बात करने के लिए चीन के सम्राट के पास एक दूत भेजा, लेकिन चीनी सेनापति पान चाओ ने इस प्रस्ताव को अपमानजनक मानकर कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया। इसका बदला लेने के लिए कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे चीनी सेनापति पान चाओ के द्वारा पराजित होना पड़ा। ऐसा हम चीनी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करते हैं। पान चाओ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने फिर चीन पर आक्रमण कर और उसे पराजित किया और चीनी सम्राट को अपने पुत्रों को अपने दरबार में भेजने पर बाध्य किया, जिन्हें उसने बंधक बना लिया।
इस विजय के फलस्वरूप संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान पर कनिष्क का अधिकार हो गया। इस दूसरे आक्रमण का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है, अर्थात कनिष्क ने चीन पर पहला आक्रमण पान चाओ के समय में किया था, जो चीन के शासक का सेनापति था, और दूसरा आक्रमण उसने पान चाओ की मृत्यु के बाद किया था। जहाँ तक रोम के साथ संबंधों का प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ कनिष्क के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसका कारण यह था कि पार्थिया की कुषाण साम्राज्य व रोमन साम्राज्य से शत्रुता थी। रोमन साम्राज्य को भारत से रेशम, आभूषण व प्रसाधन के उपकरण निर्यात होते थे, जिनके बदले भारत को स्वर्ण प्राप्त होता था। भारत और रोम के सम्राट ने एक दूसरे के दरबार में अपने दूत भी भेजे थे। तो पार्थिया और चीन की विजय के अलावा कनिष्क ने बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, गंधार व भारतीय प्रदेशों पर भी अधिकार किया। इनके हमें काफ़ी प्रमाण उपलब्ध होते हैं। खोतान से प्राप्त पांडुलिपि से चंद्र कनिष्क का बैक्ट्रिया पर आधिपत्य सिद्ध होता है। कनिष्क के रबटाक अभिलेख व हुविस्क का वार्दक अभिलेख व वेनसांग के विवरण से अफगानिस्तान पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है। जेद्दा अभिलेख से पेशावर पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है, जिसका दूसरा नाम पुरुषपुर माना गया है। वेनसांग के विवरण व चीनी स्रोत गांधार पर उसके आधिपत्य की पुष्टि करते हैं। कश्मीर पर आधिपत्य का प्रमाण कल्लण की राजतरंगिणी है। यहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया गया और चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। सुई विहार अभिलेख सिंध पर, जेदा और मणिक्याला अभिलेख पंजाब पर, उसकी आजमगढ़ व गोरखपुर से प्राप्त मुद्राएं, कौशाम्बी, सारनाथ और श्रावस्ती से प्राप्त अभिलेख तथा मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ व श्रावस्ती से प्राप्त मूर्तियां उत्तर प्रदेश पर कनिष्क के अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वान बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी भारत, जिसमें महाराष्ट्र व गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश भी आता है, इन पर भी कनिष्क का अधिकार मानते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कनिष्क व परवर्ती कुषाण शासकों की मुद्राओं, अनुश्रुतियों आदि का प्रमाण प्रस्तुत किया है, लेकिन यह प्रमाण संदेह रहित नहीं है। अतः यहाँ कनिष्क का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार गुजरात और काठियावाड़ का चष्टन वंश व महाराष्ट्र का खैरात वंश भी कुषाणों के अधीन नहीं थे। इसका कारण स्पष्ट है। शकों के किसी भी अभिलेख या मुद्रा में न तो कुषाणों का उल्लेख है और न ही उनकी अधीनता का। उक्त प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, विस्तृत था। भारतीय उपमहाद्वीप में व इसके बाहर पंजाब, सिंध, गांधार, पुरुषपुर, अफगानिस्तान व बैक्ट्रिया इसके साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर स्थित थे। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक उसकी सीमाएं थी। उसकी राजधानी पुरुषपुर थी।
जिसका दूसरा नाम हमें पेशावर भी मिलता है। अब हम कनिष्क के शासन प्रबंध के बारे में चर्चा करेंगे। कनिष्क एक शक्तिशाली सार्वभौम सम्राट था और राजा की दैवी उत्पत्ति में विश्वास रखता था। लेखों में उसे देवपुत्र व महाराजा धीराज कहा गया है। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य का अनेक क्षत्रपियों में विभाजन किया गया था, जहां महाक्षत्रप व क्षत्रप शासन करते थे। यहाँ क्षत्रपियों से अर्थ है प्रांतों से। उसके सारनाथ अभिलेख से ज्ञात होता है कि मथुरा में महाक्षत्रप खरपल्लान तथा वाराणसी में वनस्पर क्षत्रप के रूप में शासन कर रहा था। कुषाण राज्य में विषय और भुक्ति जैसी इकाइयां भी थी। दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे पदाधिकारी पहली बार नियुक्त किए गए थे, जो संभवतः सैनिक अधिकारी थे। ग्रामों का प्रशासन ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था, जिसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में हुआ है। अब मैं आपको कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों को 3 भागों में बांट करके मैं आपको समझाऊंगा। पहला धार्मिक क्षेत्र में, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में और तीसरा महान निर्माता व कलाओं के संरक्षक के रूप में। धार्मिक दृष्टि से कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। उसकी मुद्राओं पर यूनानी देवता, जिनमें सूर्य, चंद्रमा और ईरानी देवता अग्नि का अंकन उसकी धर्म सहिष्णुता के प्रमाण हैं। लेकिन इतिहास में वह बौद्ध धर्म के अनुयायी, संरक्षक व प्रचारक के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। संभवतः अपने पाटलिपुत्र अभियान के समय वह बौद्ध विद्वान अश्वघोष के संपर्क में आया और उसी की प्रेरणा से वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। समस्त बौद्ध ग्रंथ, राजतरंगिणी, तारानाथ, वेनसांग और फाहियान का साक्ष्य उसे बौद्ध प्रमाणित करते हैं। कनिष्क के समय में ही वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करना था। इस संगीति में बुद्ध के वचनों का, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, प्रामाणिक पाठ तैयार किया गया और उन पर महाविभाषा नामक भाष्य लिखा गया। ये टीकाएं ताम्र पत्रों पर लिखी गई और एक विशेष रूप से निर्मित स्तूप में इन्हें संरक्षित किया गया। यह संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई, जिसमें उत्तर भारत, चीन, मंगोलिया और तिब्बत के 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को साकेत से आमंत्रित किया गया था। इस संगीति में अरहत की अपेक्षा बोधिसत्व को अधिक महत्व दिया गया। बुद्ध को महापुरुष से देवता या भगवान माना गया तथा उनकी मूर्तियां बनाई गई। महायानियों ने पुरातन संप्रदाय को हीनयान कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगीति के फलस्वरूप बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। ये संप्रदाय थे हीनयान और महायान। जहाँ तक साहित्य के क्षेत्र में कनिष्क के योगदान का प्रश्न है, कनिष्क एक साहित्य प्रेमी सम्राट भी था। उसके समय का प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष था। उसने बुद्ध चरित नाम का महाकाव्य, सौंदरानंद नाम का काव्य
तथा सारी पुत्र प्रकरण नाटक की रचना की। नागार्जुन इस समय का दूसरा प्रसिद्ध विद्वान था, जो विदर्भ देश का ब्राह्मण था और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। यह शून्यवाद का प्रचारक व प्रवर्तक भी था। इसने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना कर सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। वह भारतीय रसायन चिकित्सा का भी प्रवर्तक था। अश्वघोष के गुरु और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र ने बौद्ध ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। चरक ने आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। पार्श्व व संघ रक्षक अन्य बौद्ध विद्वान थे। काव्य, नाटक, दर्शन शास्त्र के उपर्युक्त ग्रंथों की रचना संस्कृत में कर संस्कृत भाषा के विकास में इस प्रकार से उसने काफी योगदान दिया। कला के क्षेत्र में योगदान के बारे में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। वह एक महान निर्माता था। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर में 400 फीट ऊंचा व 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था, जिसके ऊपर लोहे का एक बड़ा छत्र स्थापित किया गया था। चीनी यात्री सांग युन, जो 6ठी शताब्दी में भारत में आया था, उसने इसका उल्लेख किया है। इसी के समीप एक सुंदर बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, जो 9वीं या 10वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था, जिसका उल्लेख फाहियान, वेनसांग और अलबरूनी ने किया है। उसने तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर तथा पुरुषपुर में कनिष्कपुर नामक एक नगर की स्थापना की तथा पेशावर, मथुरा, तक्षशिला आदि नगरों को सुसज्जित करवाया। महायान संप्रदाय के उदय के कारण इस काल में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई। इस काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार और मथुरा शैली का उदय हुआ। गांधार शैली की महात्मा बुद्ध की मूर्तियां स्लेटी पत्थर की हैं। इन मूर्तियों के विषय तो भारतीय हैं, लेकिन उनके निर्माण में यूनानी शैली का प्रयोग किया गया है। इनमें मांसलता और शारीरिक सौष्ठव तो है, किंतु भारतीय आध्यात्मिकता, प्रशांति और भावाभिव्यक्ति की कमी स्पष्ट है। मूर्ति कला का दूसरा बड़ा केंद्र मथुरा था। मथुरा शैली की मूर्तियों की शैली पूरी तरह भारतीय है, जिस पर सांची, सारनाथ और भारहूत की स्वदेशी कला का प्रभाव है। ये लाल बलुए पत्थर की हैं। मथुरा की यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाओं में कामुकता प्रदर्शित की गई है। कनिष्क के समय में व्यापार के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई। पश्चिमोत्तर प्रदेश और मध्य एशिया के कुछ प्रदेश कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे। परिणाम स्वरूप भारत का ईरान, मध्य एशिया, चीन एवं रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक व सांस्कृतिक संपर्क स्थापित हुआ। रोम साम्राज्य को भारत से निर्यात किए जाने वाले वस्त्र, आभूषण एवं प्रसाधन के बदले लाखों रुपए का सोना प्रतिवर्ष भारत आने लगा था, जिसका उल्लेख प्लिनी ने किया है। कनिष्क की मृत्यु के संबंध में बताया गया है कि उसके लगातार युद्धों से तंग आकर उसके सेनापतियों ने 101 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। अब मैं कनिष्क के मूल्यांकन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। कनिष्क की उपलब्धियों को देखते हुए उसे भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में स्थान दिया जाता है। वह एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा साहित्य व कला का उदार संरक्षक था।
वह एक कुशल सेना नायक तथा सफल प्रशासक था। अशोक के समान उसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य के साधनों को लगा दिया। उत्तरी बौद्ध परंपरा में उसका वही स्थान है जो दक्षिणी बौद्ध परंपरा में अशोक का। वह कभी भी धर्मांध अथवा धार्मिक मामलों में असहिष्णु नहीं था तथा बौद्ध धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया। इस प्रकार कनिष्क में चंद्रगुप्त मौर्य जैसी सैनिक योग्यता तथा अशोक जैसा धार्मिक सहिष्णुता का उत्साह देखने को मिलता है। विदेशी होते हुए भी उसने अपने को भारतीय संस्कृति में पूर्णतः विलीन कर दिया और उसने भारतीय धर्म, कला व संस्कृति को संरक्षण देकर मध्य तथा पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रवेश का द्वार खोल दिया। इस प्रकार से आज मैंने आपके इस व्याख्यान में कनिष्क के बारे में विस्तार से चर्चा कर दी है, तो छात्रों इसे ध्यान से याद कर लेना। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कुषाण कौन थे? कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। धन्यवाद।